बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमफिल एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के कोर्स कोड 3752 का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, फ़ैसला या फ़ैसला साजी इंसानी ज़िंदगी में इंतहाई अहम है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी। और सही फ़ैसले किए हुए हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, और डिसीजन ना लेना या डिसीजन में डिले करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पेशली जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें टाइमली एंड राइट डिसीजन बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मुझे शेक्सपियर का एक शोरा आफाक ड्रामा हैमलेट याद आ रहा है। हैमलेट के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम है हीरो का, वो डिसीजन ना लेना है। वो जहाँ कहीं डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो सोचना शुरू कर देता है, टू बी और नॉट टू बी, मैं ये करूँ या ना करूँ। और ऐसी सिचुएशन में सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं और एंड में एक बुरी तरह से हीरो का डाउनफॉल हो जाता है। तो टाइमली डिसीजन और ठीक डिसीजन लेना इंसानी ज़िंदगी में हर स्टेज के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम ये देखते हैं कि फ़ैसला साजी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी इम्पॉर्टेंट है, फ़ैसला साजी होती क्या है, हमें फ़ैसले कैसे लेने चाहिए, इनकी ज़रूरत क्या है और इनका प्रोसेस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ैसला होता क्या है। डिसीजन मेकिंग इज़ द एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव। जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो उनमें सबसे जो ठीक ऑप्शन है उसका इंतखाब करना फ़ैसला साजी कहलाता है। अब इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कौन कौन के स्टेप कहाँ पे आते हैं जब हम एक फ़ैसला करने जा रहे हैं। सबसे पहले है रिकग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग द नेचर ऑफ अ डिसीजन सिचुएशन। उस सिचुएशन को, उस हालत को डिस्कस करना है जिसमें हमने फ़ैसला लेना है कि हालात कैसे हैं, हम फ़ैसला क्यों करने जा रहे हैं, किस बारे में करने जा रहे हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। यानी उस सारी सिचुएशन को, इसको हम सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं। सबसे पहले हमने इसको देखना है। सेकेंड स्टेप के ऊपर हम आते हैं आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव। कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं, कौन कौन से रीज़नेबल चीज़ें हम सामने रख के अपना फ़ैसला कर सकते हैं। इसके बाद है चूजिंग द बेस्ट मोस्ट इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव। जब हमने बहुत सारे अल्टरनेटिव अपने सामने रख लिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसमें जो मोस्ट पॉसिबल और इफ़ेक्टिव है उसको हमने अपने फ़ैसला साजी में लेना है। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। जब हमने वो अल्टरनेटिव ले लिया तो अब ने उसको अमली तौर पे, उसको अमली जामा पहनाना है, उसको आगे लेके चलना है कि हम इसको कैसे फ़ैसले में इन्वॉल्व करेंगे। जी, इंडिविजुअल यूजेस एनालिसिस फैक्ट एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच अ डिसीजन। इनफरादी सतह के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप उस डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। ये अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन। या एक मिनट कट कर दें, रोक दे ज़रा। आप कंटिन्यू रखिए, रिलैक्स होके। अच्छा, जी, इनिशियल डिस्कशन नेचर ऑफ डिसीजन की करने के बाद हम जब उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं तो हम उस तरफ बढ़ जाते हैं कि हमने डिसीजन कौन सा लेना है। अब हम ये देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से मॉडल यूज़ हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मॉडल इख्तियार करके हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले है रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल यूज़ एनालिसिस फैक्ट्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच अ डिसीजन। इसमें इनफरादी सतह के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। रैशनल डिसीजन मेकिंग के सेकंड स्टेज के ऊपर हम जाएं तो इट इज़ अ फैक्ट बेस्ड डिसीजन, यानी इसके अंदर हम फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं कि फैक्ट्स की बेस के ऊपर हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम अपने इमोशन या फीलिंग को इन्वॉल्व नहीं होने देते। It consists of 6 steps that keep the decision maker focused on facts and logic against assumption and feeling. इसके 6 स्टेप हैं जिनको हम वन बाई वन आगे डिस्कस करेंगे, और ये सारे स्टेप फीलिंग या अजम्पशन से हट के हैं। हर स्टेज के ऊपर हमें फैक्ट्स को सामने रखना पड़ता है। इट हेल्प्स टू रीच अ डिसीजन रैशनली एंड लॉजिकली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मॉडल के अंदर कि रैशनल और लॉजिक इंपॉर्टेंट है डिसीजन के हवाले से।
Steps of decision making. Decision making actually a theory of how rational individual should behave under risk and uncertainty. इन हालात में कैसे हम फैसला ले सकते हैं. तो इसके स्टेप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है कि डिफाइन द प्रॉब्लम. जिस हवाले से हम डिसीजन या कोई फैसला करना है वो प्रॉब्लम है क्या, वो मसला है क्या, सबसे पहले हमने इसको देखना है. सेकंड के ऊपर जब हमने प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिया तो हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है कि हाउ टू टेक अ डिसीजन. हमने किन किन लोगों से कंसल्ट करना है, किन किन लोगों को इन्वॉल्व करना है, किन किन हालात को सामने रख के हमने ये डिसीजन लेना है. नेक्स्ट है एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया. फिर जो डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट प्रोसीजर हमारे सामने आए, हमने देखना है कि उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, अहम कौन सा है और फिजिबल कौन सा है. नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है डेवलप द अल्टरनेटिव. फिर हमने डिफरेंट ऑप्शन करने हैं कि ये डिसीजन लेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये डिसीजन लेंगे तो ये आएगा. डिफरेंट ऑल अल्टरनेटिव हमने इसमें वन बाय वन डिस्कस कर लेने हैं. नेक्स्ट स्टेप है एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव. फिर हमने उनको फिर वेटेज देनी है कि जो अल्टरनेटिव हमने लिए हैं डिफरेंट, उनमें कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, किसके कितने पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं रिगार्डिंग आवर डिसीजन. नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. और उनमें से हमने जो सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर को हमने इख्तियार करना है अपने डिसीजन के हवाले से. ये तो पहला मॉडल था जो कि रैशनल मॉडल था. सेकंड है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. ये सेकंड हमारा मॉडल है. शेयर्ड डिसीजन मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस दैट अलाउ ऑल स्टेक होल्डर टू मेक द डिसीजन. इसमें हम जितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं हमारे फैसले से उन सब को हम इन्वॉल्व करते हैं बिफोर टेकिंग द डिसीजन. यानी एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में मेन स्टेक होल्डर क्या है, हमारा टीचर है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, सोसाइटी है. तो सबसे हम फीडबैक लेते हैं कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं, लाइक हम स्कूल टाइमिंग चेंज करने जा रहे हैं, हम कोई और स्पोर्ट्स के डेज करने जा रहे हैं, तो हम सब स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व करते हैं बिफोर टेकिंग द डिसीजन. शेयर डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट अ गोल बट वे टू रीच द गोल. ये एक हमारी मंजिल नहीं है. इसके अंदर हम जब फैसला लें तो फैसला ये नहीं कि ये हम मंजिल फ़र्ज़ करें हम कोई मेथडोलॉजी चेंज करना चाहते हैं टीचर्स की, हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड की बजाय हम ऑडियो लिंगुअल मेथड या इनडायरेक्ट मेथड या ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करने जा रहे हैं. हमने डिसीजन ले लिया लेकिन हमारी मंजिल ये डिसीजन नहीं है. हमारी मंजिल गोल क्या है कि बच्चे एजुकेट हो जाएं. एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ आवर डेस्टिनेशन, आवर गोल. तो फैसले मंजिल नहीं है बट दीज डिसीजन लीड टू वर्ड आवर डेस्टिनेशन, हमें उस तरफ बेहतर तौर पे ले जाते हैं. शेयर डिसीजन मेकिंग ऑनर एक्सपर्ट्स नॉलेज. जितने एक्सपर्ट्स हमने इन्वॉल्व किए हैं शेयर डिसीजन मेकिंग में, हम सब की राय का एहतराम करते हैं, सब की राय को वेटेज देते हैं और एंड पे एक फ़ैसले के ऊपर पहुंचते हैं. चूँकि इसका नाम ही शेयर डिसीजन मेकिंग है तो इसमें शेयरिंग हर स्टेक होल्डर अपने अपने लेवल के ऊपर करता है. शेयर डिसीजन मेकिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन. जब इस तरह के हालात हों तो शेयर डिसीजन मेकिंग हम अपनाते हैं व्हेन देयर इज़ मोर देन वन रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन. जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हों, लाइक मैंने टीचिंग मेथडोलॉजी की बात की तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, बहुत सारे हैं. तो इन हालात में शेयर डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि हम बेस्ट ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकें फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. सेकेंड है व्हेन नो वन ऑप्शन हैज़ अ क्लियर एडवांटेज. जब एक ऑप्शन हमें बेहतर फ़ायदा ना दे रहा हो और डिफरेंट ऑप्शन हमें लाने पड़े प्रैक्टिस में, फिर हम शेयर डिसीजन मेकिंग को अडॉप्ट करते हैं या इख्तियार करते हैं. फिर आगे कौन सी सिचुएशन है व्हेन पॉसिबल बेनिफिट्स एंड हार्म ऑफ ईच ऑप्शन. जब हमें पता हो कि इसके कौन कौन से नुकसानात हैं किसी के या कौन कौन से फ़ायदे हैं डिफरेंट ऑप्शन के, तो फिर हम इसमें आपस में डिस्कशन कर लेते हैं और एक अच्छा ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं. ये हमने हाफ तकरीबन डिस्कस कर लिया अपना लेक्चर. अब सेकंड हाफ की तरफ हम देखते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड एंड डिसीजन मेकिंग, यानी अखलाकी तौर पे हमें कौन कौन सी अप्रोचेस सामने रखनी पड़ती हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए. तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग. तो पहली जो अप्रोच है वो यूटिलिटेरियन अप्रोच है. इस अप्रोच में ये कहा जाता है दिस अप्रोच डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस एंड एंड रिजल्ट, कि आप जो भी मीन आप अडॉप्ट करते हैं एंड रिज़ल्ट आपका बेहतर होना चाहिए. यानी आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो लास्ट पे आपकी आउटपुट आ रही है, दैट शुड बी गुड, वो बेहतर होनी चाहिए.
सेकंड के अंदर, इस अप्रोच के अंदर हम इट बिलीव्स इन ग्रेट गुड एंड लीस्ट हार्म, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और कम से कम नुकसान हो। जो भी हम डिसीजन लें उसके अंदर फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। फॉर ऑल हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, जो जो इस फैसले से, इस डिसीजन से हमारे मुतासर होंगे या जिन जिन के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और कम से कम नुकसानात हों। जो सेकेंड अप्रोच है हमारी, द राइट अप्रोच, इस अप्रोच में हम देखते हैं इट बिलीव्स इन द बेस्ट प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट द मॉरल राइट्स ऑफ दोज हु अफेक्टेड, कि उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, उनके मॉरल राइट्स का ख्याल रखना है जो जो हमारे फैसले से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द बिलीफ दैट ह्यूमन हैव डिग्निटी, इसके अंदर जो बेसिक और पहला इम्पॉर्टेंट रूल है वो यह है कि इंसान बहुत अहम है, इंसान की अजमत है, इंसान बहुत कीमती है और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी का हर स्टेज के ऊपर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड के ऊपर हम देखते हैं द राइट अप्रोच, राइट अप्रोच रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग। ये क्या है कि हमने फैसला लेना है तो राइट अप्रोच क्या है? दे आर फ्री टू चूज़ व्हाट दे वांट फॉर देयर लाइफ्स, कि इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, उसकी आज़ादी को हम किसी तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। रूल्स रेगुलेशन ज़रूरी हैं, डिसीजन अच्छे लेने चाहिए, लेकिन इंसान की ऐसे डिसीजन हो कि किसी इंसान की जो आज़ादी है, जो पर्सनल लिबर्टी है, वो कहीं भी उस पर हर्फ ना आए। और इस राइट अप्रोच के अंदर ये भी कहा जाता है कि जब आप डिसीजन लें तो इवन नॉन ह्यूमन हैव द राइट्स, जो जानवर हैं उनके भी अपने असूल हैं, उनके भी अपने हकूक़ हैं, उनके भी राइट्स सोसाइटी के अंदर। जब आप कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो इवन आप नॉन ह्यूमन्स के राइट्स का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट जो है, अब राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हर एक बंदा अपने हकूक़ की बात तो करता है लेकिन ज़िम्मेदारियों की तरफ नहीं आता। लेकिन इस अप्रोच के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है, राइट्स इम्प्लाइज ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स, कि राइट्स का मतलब यह है कि आप पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखें। यानी डिसीजन लेते हुए आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब आप अपने राइट्स की बात कर रहे हैं कि ये मेरे हकूक़ हैं, तो आप अपने फ़्रेज़ का ख्याल करते हुए दूसरों के हकूक़ का भी एहतराम करें। जी, जो नेक्स्ट हमारी अप्रोच है द फेयरनेस और जस्टिस अप्रोच रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग। इस अप्रोच में आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑल ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि सारे इंसानों के साथ एक जैसा सलूक करना हमारी जिम्मेदारी है, कि सब इंसान एक हैं, बराबर हैं, तो उनके साथ इक्वल बिहेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है, कि हमारे फैसले ऐसे ना हों कि किसी इंसान की बराबरी पे हर्फ आ जाए। नेक्स्ट है, if someone is treated unequally it should be based on some standard that is defensible। अगर हम किसी बंदे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लाइक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, जो लोअर स्टाफ है या सपोर्टिंग स्टाफ है उनकी सैलरीज बहुत कम है, लेकिन इतना फ़र्क ना हो कि उनको ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाए। नो डाउट जो हायर अथॉरिटी है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ज़्यादा कम्पीट करके उस सीट के ऊपर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरीज़ के अंदर इतना डिफरेंस आ जाए कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए और कुछ को ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए। तो जब भी हम कोई इस तरह का फ़ैसला करें तो हमें उसके लिए प्रॉपर डिफेंसिबल होना पड़ेगा, कि हमारे पास लॉजिक हो, हमारे पास ये कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी बेस के ऊपर हम ये कर रहे हैं कि फ़लाँ की सैलरी इतनी और फ़लाँ की कम है। द इम्बैलेंस ऑफ पावर इज़ अनफेयर, और जब हम डिफेंसिबल नहीं होते, जब हमारे पास लॉजिकली कुछ चीज़ें नहीं होती और हम एक काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये इनजस्टिस हो जाता है। जहाँ भी इम्बैलेंस ऑफ पावर आता है, बाज़ को बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए, बाज़ के इख्तियारात बहुत कम हो गए, तो दिस इज़ अनफेयर। फिर डिसीजन जो होते हैं हमारे वो ठीक डिसीजन नहीं होते। तो इस फेयरनेस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल और उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए रिगार्डिंग या while we are taking some decision। द कॉमन गुड अप्रोच, ये हमारी नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि सब के लिए अच्छाई हो, कॉमन गुड, हर इंसान की उसमें बेहतरी हो। ह्यूमन्स आर सोशल बीइंग एंड दे शुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सारे इंसान ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग, इसका मतलब है कि इंसान सोसाइटी में ही ज़िंदा रहता है, इंसान दूसरों के साथ ही आगे बढ़ता है। कभी उसको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कभी वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह सोसाइटी का
जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर हम ये समझते हैं कि जो भी हम डिसीजन लें वो ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हों। लाइक एक स्टूडेंट्स आज इदारे में पढ़ रहा है, कल को उसने इदारे से पढ़ के जाके सोसाइटी का वो यूज़फुल मेंबर हमने उसको बनाना है, ना कि वो जाकर कल को सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ऐसे फैसले हमने आज करने हैं, खा वो इंडिविजुअल लेवल पे हों, खा वो कलेक्टिव लेवल पे हों। हमें अपनी सोसाइटी को सामने रखना है कि वो ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके लिए वो कितने बेनिफिशियल होंगे। जो सेकेंड इस अप्रोच के अंदर हम बात करते हैं, दिस अप्रोच सजेस्ट दैट द इंटरलॉकिंग रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी आर नेसेसरी, कि हमने सोसाइटी को जोड़ के रखना है, हमने सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस पैदा नहीं करने, हमने कोई ऐसा फैसला नहीं करना कि सोसाइटी के अंदर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाए। हमने उसको इंटरलॉकिंग रिलेशनशिप करना है कि सबको अपना समझ के उस सोसाइटी के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, देयर शुड बी कॉमन कंडीशन दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द वेलफेयर ऑफ एवरीवन, यानी उस सोसाइटी की ओवरऑल फलाह के लिए तो हमने फैसले कर लिए, लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखना है कि हर इंडिविजुअल जो सोसाइटी में है उसको भी मैक्सिमम बेनिफिट्स पहुँचें। जब इंडिविजुअल सेटिस्फाई होगा तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर भी अमन और चैन होगा। तो नेक्स्ट हमारी अप्रोच है रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग, दैट इज वर्च्यू अप्रोच। इस अप्रोच में हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑल एक्शन एंड डिसीजन आर टू बी कंसिस्टेंट विद सर्टेन आइडियल वर्च्यूज। कुछ ऐसी हमारी वैल्यूज़ हैं, कुछ ऐसे हमारे गुड असूल हैं माशरे के अंदर जिनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए हमारे डिसीजन को, यानी उनको हमें नेगेट नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी आइडियल वर्च्यू हैं, वो आगे हम देखते हैं। दीज वर्च्यू आर ट्रुथ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, कर्ज, कंपैशन, जनरॉसिटी, टॉलरेंस, लव, इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। कोई भी मुआशरा हो, सेकुलर हो, रिलीजियस हो, ये जो बेसिक वर्च्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनसे किसी को भी इनकार नहीं है। और जब कभी आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, खा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, खा वो सोसाइटी के अंदर है, खा वो इंडिविजुअल है, कलेक्टिव है, तो कहीं भी आपको सच को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ब्यूटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ऑनेस्टी को, कर्ज को। दीज आर द बेसिक वर्च्यूज, दीज आर द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंटेग्रिटी है, फेयरनेस है, सबके साथ इक्वल सलूक है, सखावत है। तो इन चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखना है वाइल वी आर गोइंग टू टेक सम डिसीजन। इन शॉर्ट, आज के लेक्चर को हम अपने क्लोज करना चाहें तो अगर हम इसको एक सेंटेंस में कहना चाहें कि डिसीजन क्या है, तो हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग इज हाउ रैशनल इंडिविजुअल, रैशनल जो वाइज लोग हैं, शुड बिहेव अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि जहाँ कोई रिस्क की सूरत हाल होती है या जहाँ कोई फैसला साजी नहीं हो सकती तो वहाँ वो अच्छा फैसला लेते हैं, तो उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर एमफिल एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के कोर्स कोड 3752, इसका नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड सुपरविजन है, उसके चैप्टर 4 के बारे में था जो कि डिसीजन मेकिंग है। इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। फी इमान अल्लाह।